start. Okay, very good evening to all of you. Today we have a special lecture on political geography, and this is the third lecture in particular to the interface with the political science. Like earlier, we have the session of political sociology as well as the geopolitics. Now, today we are going to attend the session on political geography, another interface subject with the politics and the geography. And we have Mr. Vishal, PG student of National PG College in the Department of Geography. Now, over to Vishal to deliver his lecture. को अनम्यूट कीजिए. Hello, Please, Vishal. sir, am I audible? Hello, Yes, yes. Please proceed. हाँ विशाल, आवाज आ रही है आपकी. sir, am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay, sir. So today's lecture is on political geography, its meaning, nature, and scope. So we will start with a brief introduction of the political geography, the term political geography. So here the term political is taken from Latin word polis, which means city. Sorry, Greek word polis, which means city or state. And geo means the earth, and graphos means the description. So political geography basically helps explain the cultural and physical factors that underlie political unrest. Political geography is the description of earth surface on land with respect to land. Political geography की कुछ definitions देखें हम. तो according to British geographer Moody, political geography studies the relationship of community and physical environment. यहाँ पे मोदी ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, राजनीतिक भूगोल है, वो कम्युनिटी कम्युनिटी की रिलेशनशिप उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसी है, उसको स्टडी करती है. और यहाँ पे बहुत ही फेमस डेफिनेशन है रिचर्ड हार्टसोन की, जो कि उन्होंने 1954 में दी थी. पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडीज इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी इन द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड मैन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल पैटर्न. यहाँ पे हार्टसन कहना चाहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी समानता और असमानता को स्टडी करती है. समानता और असमानता नेचुरल रिसोर्सेज में हो सकती है, टोपोग्राफिकल पैटर्न्स में हो सकती है, पावर स्ट्रक्चर में हो सकती है, मैन और नेचर के बीच में जो इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटीज है उनको स्टडी करती है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल पैटर्न. Political geographers study how people have organized Earth's land surface into countries and alliances, the reasons for doing so, and the conflicts that can erupt from the organization. Political geography का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो हमारी अर्थ है वो वेरियस फैक्टर्स से मिलकर बनी हुई है. उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है. और इन तीनों का एमलगमेशन जो है वो बायोस्फीयर है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, जिसमें लाइफ है. इस बायोस्फीयर में ह्यूमन ग्रुप है और एनवायरनमेंट है. बायोस्फीयर जो है ह्यूमन ग्रुप और एनवायरनमेंट का इंटर रिलेशनशिप है. ह्यूमन एनवायरमेंटल पैटर्न्स रीजनल बेसिस पे डिफर करते हैं. रीजनल पैटर्न्स के हिसाब से ह्यूमन ग्रुप अलग अलग जगह के अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म होते हैं. वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं, फिर स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन बनती है और उसके अकॉर्डिंग उनका कल्चरल लैंडस्केप डेवलप होता है. जब कल्चरल लैंडस्केप डेवलप होता है उसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप्स डेवलप होते हैं. पॉलिटिकल ग्रुप में आता है स्टेट, और स्टेट के एलिमेंट्स जो हैं वो है एरिया और प्लेस,
पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवेरेनिटी। किसी भी स्टेट के ये 4 पिलर्स होते हैं। उसके पास कोई पर्टिकुलर डेफिनेट एरिया होना चाहिए, उसकी डेफिनेट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इन 4 एलिमेंट्स के बेसिस पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है स्पेशियल एनालिसिस ऑफ स्टेट है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। ज्योग्राफी को बेसिकली सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी आ जाता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का 3 स्केल स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ने का 3 स्केल स्ट्रक्चर है उसके एनालिसिस को स्टेट के रिस्पेक्ट में स्टडी करने के लिए। इसमें सेंटर में है स्टडी ऑफ स्टेट, उसके ऊपर है फर्स्ट नंबर पे स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस दैट इज जियोपॉलिटिक्स, और थर्ड नंबर पे है स्टडी ऑफ लोकेलिटीज। इसके जो प्राइमरी कंसर्न्स हैं इस सब डिसिप्लिन के, उनको हम लोग समराइज कर सकते हैं पीपल, स्टेट एंड टेरिटरी के इंटर रिलेशनशिप के रूप में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस above interrelationship between people, state and territory, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 4 पिलर्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जो 4 थियोरीज पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत फेमस हैं, फेमस पॉलिटिकल ज्योग्राफर्स के द्वारा दी गई। सेवेरिस्की मैकेंडर महान है एंड स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का नेचर बहुत ही वाइड है। डिफरेंट लीडिंग अथॉरिटीज ने अपने अलग अलग व्यूज दिए हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नेचर को लेकर। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को अगर हम पर्सोनिफाई करें एज अ ऑर्गेनिज्म के रूप में, तो उसका भी एक नेचर है, जस्ट एज एनी ह्यूमन बीइंग हैज अ पेक्यूलियर नेचर और द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। हेल्फोर्ड मैकेंडर कहते हैं ज्योग्राफी इज अ साइंस, आर्ट्स एंड द फिलोसफी बाय नेचर। So by same means it follows that the political geography is a science, art and philosophy too. अब हम बात करें पॉलिटिकल ज्योग्राफी साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि इसको स्टडी करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ डेटा, हाइपोथेसिस, द थ्योरी एंड द मॉडल बिल्डिंग। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक आर्ट है सिंस इट इन्वॉल्व्स क्वाइट अ सब्जेक्टिव अप्रोच। इसको स्टडी करने की अप्रोच क्वाइट सब्जेक्टिव है in terms of the skillful organization of the field studies, the collection of data, map drawing and the interpretation of results. एंड बात करते हैं थर्ड नंबर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी फिलोसफी है। फिलोसफी है ह्यूमन बीइंग्स और इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप को अगर हम स्टडी करें इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सेंस। इट ट्राइज टू फ्रेम द पोस्टुलेशंस एज टू व्हाई, व्हाट, हाउ एंड वेयर अ पॉलिटिकल एक्टिविटी टेक्स प्लेस in a particular corner of the globe or the spatial point in the universe। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कहीं भी पूरे ग्लोब में कहीं पे भी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके क्या बेसिस है, इसको स्टडी करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नेचर को लेके हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है एडवांस कल्चर्स जो हैं, जो सिविलाइजेशन हैं, वो ऐसे क्लाइमेट में डेवलप नहीं हो सकते जो कि बहुत हॉट हो या फिर बहुत कोल्ड हो। Nations which are located in isolated areas of the world and away from the major friction zone have more latitude in establishing a society without outside interference। इसका मतलब जो भी नेशन या कोई कंट्री, कोई भी सुपर पावर या कोई भी ऐसे फ्रिक्शन जोन से अगर दूर स्टैब्लिश है,
अलग है तो उसको कम दिक्कत आती है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। पूरे ग्लोब पे देखिए तो ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा एक कॉन्टिनेंट और कंट्री भी है जो पूरे सारे कंट्रीज या कॉन्टिनेंट से दूर है। उसके आसपास में एकदम करीब में कोई भी ऐसा कोई सुपर पावर या कोई भी दूसरा कॉन्टिनेंट नहीं है। Nations which are located in physical proximity to a major superpower or in a friction zone are more apt to be involved in power politics. जो भी नेशंस कोई मेजर सुपर पावर की प्रॉक्सिमिटी में या फ्रिक्शन जोन में होते हैं वो पावर पॉलिटिक्स में उनके ज्यादा चांसेस होते हैं इन्वॉल्व होने के। एज फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट मैक्सिको एंड यूएसए's रिलेशन। फिर फोर्थ पॉइंट है इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नेचर के लिए, लैंडलॉक्ड नेशंस आर एट अ डिसएडवांटेज इन वर्ल्ड ट्रेड। लैंडलॉक्ड नेशंस जो होते हैं वो वर्ल्ड ट्रेड में डिसएडवांटेज पे होते हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई सी रूट नहीं होता है, तो सी पावर नहीं होता है, तो उन्हें कोई फ्रेंडली नेबर अपना बनाना पड़ता है जो उन्हें असिस्ट करे या जिसपे वो डिपेंड हो सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके या फॉरेन कॉमर्स को लेकर। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है टोपोग्राफी ऑफ अ नेशन प्लेज अ पाइवोटल रोल इन डिटरमाइनिंग अ साउंड नेशनल डिफेंस। किसी भी रीजन की टोपोग्राफी में उसके फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं, जैसे रिवर्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, टेरेन्स हैं, ये सब उसके नेशनल डिफेंस सिस्टम को डिटरमाइन करने में। सिक्स पॉइंट है नेशंस रिसोर्सेज डिटरमाइन द इकोनॉमिक एंड ऑफन द पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट नेशन। किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, पॉलिटिकल और सोशल प्रॉस्पेरिटी को डिटरमाइन करने के लिए वहां पे देखते हैं हम कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है जैसे कि ब्रिटेन हो गया, रशिया है, वो सब रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं। बात करें जब अब इंडिया, हमारी हमारी कंट्री इंडिया जब कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन हम यहाँ से ह्यूज क्वांटिटी में रॉ ऑयल पे कपड़े, उसके क्लोथ्स बन के यहाँ पे हमारी कंट्री में आते थे और दुगने दाम पे बेचे जाते। तो in this sense we can say that Britain is totally dependent on its colony of India for its raw material. The development of free or less restrictive trade policies and collective security agreements can reduce the international tension growing out of the search for raw materials. Free or less restrictive trade policies होंगी तो एक healthy environment और एक collective security agreement पे हम लोग reach कर पाएंगे। Nations which have been established on the basis of artificial boundaries are less cohesive and suffer from more frequent internal dissension than do nations which have been established with natural boundaries. Artificial boundaries जैसे इंडिया और पाकिस्तान आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए, तो हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, या फिर इंडिया और चाइना ले लीजिए। रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो अभी हो रहे हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स ले लेते हैं हम, सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स ले लेते हैं, बॉम्बर्स, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को अल्टर कर दिया है ज्योग्राफी, पावर और पॉलिटी के टर्म्स। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हम अगर स्कोप की बात करें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का स्कोप जो है वो कई एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ एरिया और बाउंड्री हो गया, एनवायरमेंटल स्टेट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, वहाँ किसी भी रीजन के सोशल रेशियल फॉर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हो गए, ज्योग्राफिकल एनालिसिस हो गई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल अलायंसेस, स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ज्योग्राफिकल सॉल्यूशन। रिचर्ड हार्टसोन एंड अलेक्जेंडर वॉल्ड हम्बोल्ट, ये दो मेन प्रोमिनेंट ज्योग्राफर्स थे। उन्होंने, उनका ओपिनियन था द ज्योग्राफर इज कंसर्न प्राइमरली विद वेरिएशंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रादर देन फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसी भी ज्योग्राफर को अपनी स्टडी करते टाइम प्लेस टू प्लेस जो वेरिएशंस हो रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपैरिजन टू फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि इतने टाइम पहले क्या हुआ था, इतने टाइम पहले क्या हुआ, अब क्या है प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन फिर भी हम टाइम, टेम्पोरल एस्पेक्ट या टाइम का जो एस्पेक्ट है इसको हम एस्केप नहीं कर सकते। वेराइड ज्योग्राफिकल पैटर्न्स है उनके फिनोमिना को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अर्थ को स्टडी करने के लिए। तो दो एस्पेक्ट्स है यहाँ पे, पहला है टेम्पोरल एस्पेक्ट स्कोप में। तो टेम्पोरल एस्पेक्ट जो है वो इम्फेसिस करता है करंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में।
It includes in its ambit the scope of going back into time. इसमें बात करते हैं जो किसी भी कंट्री की अगर जो रिसेंट प्रॉब्लम है, जो प्रेजेंट सिनेरियो में उसके पास की प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके कहीं ना कहीं रूट्स जो हैं वो पास्ट ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक स्पेशल पैटर्न्स में हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें हम, तो ड्यूरिंग द एज ऑफ डिस्कवरी 30 million young people aged 15 to 35 years were removed from the African continent during the slave trade era, which depleted the human resources of that continent. और इसके कारण लैक ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट अफ्रीका में अभी भी देखने को मिलता है। और जहाँ पे स्लेव ट्रेड के जरिए स्लेव्स को ले जाया गया था, जैसे स्लेव ट्रेडिंग नेशंस थे, यूके था, स्पेन था, ये सब वो बहुत ही फ्लरिश करे एंड दे बिल्ट अप द इनॉर्मस मॉनेटरी एंड द कैपिटल असेट्स which helped them later to kickstart and sustain economic और political development in their own countries. और इसका एज अ रिजल्ट स्पेशल वेरिएशन हमको देखने को मिलता है इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट में दोनों रीजन्स। उसके रेपरकशंस आज भी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, चाहे इकोनॉमिकली देख लीजिए, पॉलिटिकली देख लीजिए। उसका डेवलपमेंट अफ्रीका का क्वाइट लो है ड्यू टू द बिक्विटिंग ऑफ नो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट बाय देयर प्रीसीडिंग जनरेशन। क्योंकि वहां पे स्लेव्स को ले जाके दूसरे कंट्री में काम कराया जाता था, तो उनकी जो वो जनरेशन थी वहां पे कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाया। इसलिए अभी तक अफ्रीका में आपको बेसिक तौर पे कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग टेम्पोरल एस्पेक्ट के बेसिस डिवाइड करना चाहें, तो इसका स्कोप को स्टडी करने के लिए हम लोग 8 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एंशियंट, मेडिवल, ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी, फिर आता है उसके बाद 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, कंटेम्प्रेरी, रिसेंट एंड प्रेजेंट। अब बात करते हैं स्पेशियल एस्पेक्ट। स्पेशियल एस्पेक्ट में अगर बात करें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हैज इनॉर्मस स्पेशल स्कोप व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब इसमें स्पेशल एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें वर्टिकली हम लोग देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी फ्रॉम द ओशियन बेड टू द माउंटेन टॉप, ओशियन से लेके माउंटेन तक हम लोग इकोनॉमिक पॉलिटिकल गैलेक्टिक एस्पेक्ट हो गया। इसका एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्कोप। विद द ओपनिंग अप ऑफ द एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्कोप, द पॉलिटिकल ज्योग्राफी have to take into consideration the availability of the economic activities possibilities in the outer space like the moon, the Mars, etc. अब अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करें तो वो सिर्फ अपने हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वहीं तक सीमित नहीं रह गई है। अब स्पेस पॉलिटिक्स, एक नया टर्म स्पेस पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। फिर बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्कोप की। हॉरिजॉन्टली अगर हम स्कोप देखते हैं तो it includes the study of the political geographic aspects in horizontal direction, like phenomena occurring in the lithosphere, hydrosphere and biosphere. अब इसमें भी दो पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल स्कोप, हेमिस्फेरिक स्कोप। कॉन्टिनेंटल स्कोप की बात करें तो ये था पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में, आइलैंड में पॉलिटिकल टर्म्स, उसके इंटरेक्शन के बेसिस पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो डायनामिक्स बदल रहे हैं, जो डोमेन्स में की स्टडी हो रही है, कॉन्टिनेंटल स्कोप में पड़ते हैं। हेमिस्फेरिक स्कोप में हम बात करें तो the political geography will be studied in terms of the eastern, western, northern and the southern hemisphere। जैसे कि जो भी मेजर पॉपुलेशन, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर अगर हम ग्लोब के देखें तो मेजर पॉपुलेशन या मेजर लैंडमास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सब हम लोग स्टडी करते हैं स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स, नेशन स्टेट कैसे अफेक्ट करती हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस उनको। तो अब देखेंगे सबसे पहले स्टेट क्या होती है। स्टेट वो एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एरिया है जो कि पॉलिटिकल यूनिट में ऑर्गेनाइज्ड है और एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जा रहा है, जिसका अपने खुद के इंटरनल और फॉरेन अफेयर्स पे कंट्रोल होता है। स्टेट जो एक डिफाइंड टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है और उसकी परमानेंट पॉपुलेशन होती है और उसकी सोवरेंटी होती है, सोवरेंटी भी इंडिपेंडेंस फ्रॉम कंट्रोल ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स बाय अदर स्टेट्स। जो हैं एग्जांपल्स फॉर्मल रीजन्स के,
क्योंकि एंटायर टेरिटरी इज रूल्ड बाय अ कॉमन गवर्नमेंट, लॉज, मिलिट्री एटसेट्रा। कंट्री और स्टेट सिनोनिमस है। अब स्टेट को डिफाइन करने में प्रॉब्लम क्या है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिका इज द ओनली लार्ज ह्यूज लैंड मास ऑन अर्थ दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका किसी भी स्टेट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे, यूके, ये उस पर कुछ ना कुछ अंटार्कटिका के कुछ पोर्शन पे अपना क्लेम करते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, यहाँ पे हमारा लॉ रूल चलेगा। लेकिन तो इसको लेके ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका साइन करी गई थी, जिसमें ये था कि आप अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन तो बना सकते हैं, लेकिन वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अंटार्कटिका में आप बोलो क्यों, क्या कहते अपना डोमिनेंस क्यों दिखाना चाहते हैं या उस पर क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका ही ऐसा लैंडमार्क बचा है अर्थ पे जहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल रिसोर्सेज जो भी हैं उनको क्या कहते हैं अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है और एक्सप्लॉइट नहीं किया है। तो इसीलिए अंटार्कटिका की ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका साइन करी गई थी 1959 में, फिर उसको 1991 में मॉडिफाई किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि आप वहाँ पे रिसर्च स्टेशन बना सकते हैं, लेकिन आपका मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है। हमारा कंट्री इंडिया का भी वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री नाम का रिसर्च स्टेशन है। तो अब स्टेट्स की बात करें तो स्टेट के पास सोवरेनिटी होती है या उनका इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन होना जरूरी होता है उनको स्टेट का स्टेटहुड लेने के लिए। लेकिन इस बात को लेकर कई स्टेट्स ऐसे हैं, एग्जांपल्स हम अगर देखें ताकि तो उनमें डिसएग्रीमेंट है, वो अपने रिकॉग्नाइज नहीं, एक स्टेट दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, कोरिया है, चाइना है, वेस्टर्न सहारा है, वो इसराइल और पैलेस्टीन का रिसेंट एग्जांपल है जो स्टेट की डेफिनेशन को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरिया की। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान की हार हो गई थी, उसके बाद कोरिया को दो ऑक्यूपेशन जोन में डिवाइड कर दिया गया था। एक ऑक्यूपेशन जोन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का था, दूसरा रशिया का था, और उसका डिवीजन किया गया था 38 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इवेट कर लिया 1950 में। तो उसके 3 इयर्स आफ्टर 1950 में जब इवेट कर दिया नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को, आफ्टर 3 इयर्स एक सीज फायर का अग्रीमेंट किया गया नियर द 38th पैरेलल। उसके बाद बोथ गवर्नमेंट्स आर कमिटेड टू रीयूनिफिकेशन। फिर 2000 में दे अग्रीड टू एक्सचेंज विजिट्स ऑफ फैमिलीज सेपरेटेड फॉर मोर देन 50 years एंड फॉर इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो हालात सुधर रहे थे, उसके बाद प्रोग्रेस स्लो हो गई। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स का डिसीजन जो करा कि न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, इस वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो सुधरते रिश्ते थे वो फिर एक हॉल्ट पे रुके। दोनों कंट्रीज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यूनाइटेड नेशंस में 1992 में एडमिट हुई थी, उनकी मेंबरशिप ली थी। अब दूसरा एग्जांपल है चाइना और ताइवान का। चाइना और ताइवान का एक स्टेट है या फिर दो अलग अलग। 1949 में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी चाइना की, वो सिविल वॉर हार गई और वो आइलैंड ऑफ ताइवान जो है वहां पे फ्लड हो गई थी, अपना उसने शरण ली थी। दे क्लेम टू स्टिल बी द राइटफुल गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड दे वर वेटिंग फॉर द डिफीट ऑफ द कम्युनिस्ट सो दे कुड रिटर्न टू द मेनलैंड। फिर कम्युनिस्ट चाइना क्लेम करती है ताइवान, और ताइवान क्लेम करता है कि चाइना का जो वो मेनलैंड है वो हमारा मतलब पूरा हिस्सा है। वो दोनों ये मानते हैं कि एक ही स्टेट है पूरा, लेकिन ये अभी तक नहीं डिसाइड हो पाया है कि किसका है। ताइवान कहता है कि वो पूरा मेरा हमारा है, जो पूरा स्टेट है। चाइना कहता है पूरा स्टेट हमारा है। 1999 में ताइवान डिसाइडेड टू क्लेम इटसेल्फ अ सेपरेट सोवरेन स्टेट। 1950 और 1960 में 1960 तक यूनाइटेड स्टेट्स ने कम्युनिस्ट चाइना को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया था। Not until 1971 did the US recognize Communist China. They were awarded the UN seat formerly held by the Taiwanese government. 1971 तक यूनाइटेड नेशंस की जो फॉर्मल सीट थी वो ताइवानीज गवर्नमेंट को दी गई थी। लेकिन अब प्रेजेंटली अगर आप देखें तो चाइना ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है। उसके पास वीटो पावर एक्सरसाइज करता है। और ताइवान जो है
वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं, यूनाइटेड नेशंस से नहीं। अब वेस्टर्न सहारा की बात करें हम, मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज रिकॉग्नाइज, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो वेस्टर्न सहारा या सहारवी रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, उसको सोवरेन स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन मोरक्को उसका जो मीडिएट नेबर है वो उसको नहीं करता है रिकॉग्नाइज, वो उसकी टेरिटरी को अपने टेरिटरी मानता है, और इसके लिए उसने 3000 किलोमीटर की वॉल जो है उसके अराउंड बना ली है, रिबल्स जो है वहां के उनको बाहर रखने की। और इसका प्रॉब्लम ये है कि 1976 तक ये टेरिटरी स्पेन के द्वारा, क्या कहते हैं, स्पेन की कॉलोनी थी, स्पेन के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। फिर जब उन्होंने विड्रू किया तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया, लेकिन मोरक्को एंड मॉरिशियाना ने उनको अनेक्स कर लिया। नॉर्थ मोरक्को ने नॉर्थ पोर्शन अनेक्स करा और मॉरिशियाना ने साउथ पोर्शन अनेक्स किया। उसके बाद 3 साल के बाद मॉरिशियाना ने तो विड्रॉ कर ली अपनी फोर्स, लेकिन मोरक्को अभी तक इंटायर टेरिटरी को क्लेम करता है। मोस्ट पोर्शंस ऑफ द टेरिटरी वर कंट्रोल्ड बाय मोरक्को टुडे। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ग्रुप है जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड डेजर्ट में, कह सकते हैं 1/5 पार्ट ऑफ टेरिटरी आउटसाइड द वॉल, जो दीवार बनाई थी, दीवार 3000 किलोमीटर लंबी, उसके बाहर एक गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करती है। इसके लिए 1991 में एक सीजफायर साइन किया गया था एंड यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स अपहोल्ड। जब ये चल रहा था, स्पेन कंट्रोल्स 2 cities in Morocco. They were annexed into Spain 500 years ago, and the combined 140,000 residents were remaining part of Spain. जब मोरक्को ने की टेरिटरी क्लेम करी गई, तो वेस्टर्न सहारा की टेरिटरी क्लेम करी थी, तभी स्पेन ने उसके 2 cities को कंट्रोल कर लिया था। फिर वहां पे एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें 140,000 रेसिडेंट जो है वो इस स्पेन का पार्ट होने के लिए वोट दिया, तो इसलिए वो स्पेन का पार्ट हो। अब स्टेट, ये तो स्टेट्स की टैक्सेशन टेस्ट करने के लिए सब एग्जांपल्स। अब स्टेट्स के वेरियस एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो पहला ज्योग्राफी है, क्या क्लाइमेट है। इसमें मॉन्टेस्क्यू जो फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉ। उन्होंने उसमें बोला है कि आइडियल क्लाइमेट ही अच्छे वर्किंग पॉपुलेशन या आइडियल गवर्नमेंट फॉर्म करता है। उसमें उन्होंने बोला है ना ज्यादा हॉट क्लाइमेट आइडियल गवर्नमेंट फॉर्म करता है, ना ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट। तो आइडियल क्लाइमेट है जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहां पे आइडियल गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है, ऐसा उन्होंने बुक में कहा था। एलिमेंट्स ऑफ नेशन पावर में ज्योग्राफी के अलावा दूसरे आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें मिनरल वेल्थ हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन आ जाता है, पॉपुलेशन के बाद टेक्नोलॉजी, उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी क्या है, नेशनल कैरेक्टर है, नेशनल मोरल है, लीडरशिप है, डिप्लोमेसी है, डिफेंस है, मिलिट्री है, ये सब है। पॉपुलेशन की बात करें तो आ जाता है, जैसे अपनी कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूथ यूथ सबसे ज्यादा यूथफुल कंट्री बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया की है। तो ह्यूमन रिसोर्स भी एक तरह की पावर के तौर पे ही देखा जाता है। इसीलिए आप रिसेंटली देखिए चाइना ने, अब जैसे चाइना की पॉपुलेशन का वहां पे आया, रिपोर्ट निकल के आया कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इतने टाइम से वहां पे। तो अब वहां पे 3 चाइल्ड, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी है। तो पॉपुलेशन भी मेजर रोल प्ले करता है पॉलिटिकल डायनामिक्स को शेप करने में। अब स्टेट की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्टेट या उनके काइंड्स क्या होते हैं, तो कई बेसिस पे हम स्टेट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब पहले साइज के बेसिस पे देखते हैं, काइंड ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो इसमें सबसे पहले आता है जायंट स्टेट। इसमें पर्टिकुलर जैसे तो रख दिया गया कि इतने स्क्वायर किलोमीटर से इतने स्क्वायर किलोमीटर के जो स्टेट हैं वो जायंट स्टेट कहलाएंगे या मीडियम स्टेट कहलाएंगे। तो पहले आता है जायंट स्टेट। तो इस स्टेट में एरिया जो होता है 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है और ब्राजील है। फिर आता है वेरी लार्ज स्टेट, जिनका एरिया 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर से 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, सूडान, अर्जेंटीना एंड फ्रांस। लार्ज, फिर उसके बाद आता है लार्ज स्टेट,
जिसका एरिया बिटवीन 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर टू 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एग्जाम्पल इजिप्ट है, नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका, बोलीविया, जापान एटसेट्रा। फिर मीडियम स्टेट का है 70,000 टू 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। एग्जाम्पल मलेशिया। स्मॉल स्टेट में एरिया 25,000 स्क्वायर किलोमीटर टू 70,000 स्क्वायर किलोमीटर। एग्जाम्पल बेल्जियम, नीदरलैंड एटसेट्रा। वेरी स्मॉल स्टेट, एरिया बिटवीन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेस देन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। एग्जाम्पल जमाइका, साइप्रस, इजराइल। फिर मिनिएचर स्टेट में भी जिनका एरिया जो है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर या उससे भी कम होता है, जैसे कि वेटिकन सिटी है, तो यूरोप में वेटिकन सिटी है, उसका एरिया सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड मोनाको है जिसका एरिया 1.59 स्क्वायर किलोमीटर। ये स्टेट का साइज जो है वो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि हो गया डिफेंस और मिलिट्री, वहाँ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम, वहाँ के पॉपुलेशन का मूवमेंट कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशन की एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है, वहाँ के इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, उसकी जियोपॉलिटिक्स और पावर ऑफ द स्टेट को इफेक्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप के टाइप पे 8 टाइप्स की स्टेट्स हैं। सबसे पहले आता है इलोंगेटेड स्टेट्स। इलोंगेटेड स्टेट्स का बहुत ही इनका लेंथ में तो ये बहुत लंबी होती है, लेकिन विड्थ इनकी कम होती है। एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका में चिली। इसका जो लेंथ है वो 2500 माइल्स लॉन्ग है, लेकिन विड्थ जो है इसकी सिर्फ 90 मील्स है। अफ्रीका में अगर आप देख लीजिए तो गाम्बिया एक इलोंगेटेड स्टेट का एग्जाम्पल है ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन में, जो कि 300 माइल्स वाइड है और 15 माइल्स लॉन्ग है, और कंप्लीटली कैपिटल में वहां पे, और सम रीजन सेकंड टाइप है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप आप अफ्रीका रेक्टेंगुलर शेप आप देखेंगे तो आप वर्ल्ड के मैप में देखिए, पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का, तो उसमें रेक्टेंगुलर शेप आपको ज्यादातर स्टेट्स का डिवीजन जो है रेक्टेंगुलर शेप के बेसिस पे वो अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अफ्रीकन कंट्री में एग्जांपल है सूडान, लीबिया एटसेट्रा। फ्रेगमेंटेड स्टेट्स हैं। फ्रेगमेंटेड स्टेट्स बेसिकली प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो फ्रेगमेंटेड स्टेट विद सेवरल डिसकंटिन्यूअस पीसेस ऑफ टेरिटरी, जैसे कि आइलैंड, जो कि आइलैंड कंट्रीज होती हैं। टेक्निकली बात करें, एनी स्टेट दैट हैज ऑफशोर आइलैंड इज कंसीडर्ड फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेशन इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर सम स्टेट। जैसे 2 टाइप्स होते हैं इसमें, एरियाज सेपरेटेड बाय वाटर, जहाँ पे वाटर एरियाज को सेपरेट कर रहा है, या फिर एरिया इंटरमीनिंग स्टेट को सेपरेट कर रहा है। इंडोनेशिया जो है वो मोस्ट एक्सट्रीम एग्जांपल है फ्रेगमेंटेड स्टेट का, जिसमें 13,677 आइलैंड्स हैं, जो कि 3,000 माइल्स तक इंडियन ओशन में स्प्रेड हुए हैं। 80% पॉपुलेशन 2 आइलैंड्स में रहती है, जो कि जावा और सुमात्रा है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो कम्युनिकेशन को हिंडर करता है, और इंटीग्रेशन ऑफ पीपल लिविंग ऑन रिमोट आइलैंड नियरली इम्पॉसिबल। पॉपुलेशन का इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। Indonesian government encourages migration from major population centers to more remote areas to encourage national integration. इसलिए अपने जितनी भी पूरी टेरिटरी है वहाँ पे लोगों को वहाँ पे लोगों को भेजने के लिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई हैं। उन्होंने माइग्रेशन को एनकरेज कर रही है कि मेजर जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ से लोग जाके जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे भी जा कर रहे हैं। और फ्रेगमेंटेड में अब दूसरा अगर पॉइंट देखें तो कैलिनग्राड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ रशिया बाय 250 माइल्स। रशिया में
कैलिनिनग्रैड है वो, और ये कैलिनिनग्रैड जो है रशिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज इट गिव्स देम एक्सेस टू द बाल्टिक सी का लिए जो एक्सेस होता है वो रशिया को कैलिनिनग्रैड से ही मिलता है। और अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो 3 बीघा कॉरिडोर है इंडिया का वो बांग्लादेश को वो करता है। और पनामा वाज अ फ्रेगमेंटेड स्टेट व्हाइल द यूएस कंट्रोल्ड द कैनाल एंड द सराउंडिंग कैनाल जोन। इसको यूएस पहले कंट्रोल करता था लेकिन अब यूएस ने कंट्रोल उसका रिटर्न कर लिया, तो पनामा जो है वो एक इलोंगेटेड स्टेट हो गया है। अब वो इलोंगेटेड स्टेट हो गया लेकिन पहले वो फ्रेगमेंटेड स्टेट था। फिर नेक्स्ट आता है परफोरेटेड स्टेट्स। परफोरेटेड स्टेट के बहुत कम एग्जांपल देखने को मिलते हैं, इसके 2 ही एग्जांपल हैं। एक वेटिकन। परफोरेटेड स्टेट पहले जाने तो परफोरेटेड स्टेट क्या होते हैं। परफोरेटेड स्टेट वो होते हैं, वो स्टेट होते हैं जो चारों तरफ जो लैंडलॉक्ड होते हैं और चारों तरफ से किसी दूसरे कंट्री के द्वारा, किसी दूसरे स्टेट के द्वारा सराउंड होते हैं। मीन्स उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटली जो उनका नेबर है जिसको जो उसको सराउंड करे है उस पर डिपेंड करता है। तो पहला एग्जांपल है वेटिकन सिटी और सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका में एक स्टेट है लिसोथो। लिसोथो को कम्प्लीटली सराउंड करता है, तो लिसोथो को साउथ अफ्रीका के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए डिपेंड करना पड़ता है। फिर आता है लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं अ स्टेट दैट लैक्स अ डायरेक्ट आउटलेट टू द सी, इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि ये कम्प्लीटली सराउंड होती है सेवरल अदर कंट्रीज। अगर हम अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, जिसमें से 14 जो हैं 14 पूरी तरह से लैंडलॉक्ड। और ये इसलिए है, ये यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का ये रेमिनेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक वहाँ पे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म था, अलग अलग फ्रेंच था उनका था, तो ये बाउंड्रीज जो है अफ्रीका में उन्होंने बनाई, ऐसा इसलिए है। उसमें सी पोर्ट के लिए कोई उनके पास कोई वाटर बॉडी तो होती नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उनको बहुत ज़्यादा मतलब अपने नेबर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और लैंडलॉक्ड स्टेट्स जो होते हैं उनको अगर सी पोर्ट्स का यूज अपने नेबर्स का सी पोर्ट यूज करना पड़ता है अपने गुड्स करते हैं हम बाउंड्रीज या फ्रंटियर्स। तो फ्रंटियर्स जो बाउंड्रीज जो हैं उनको अगर हम डिफाइन करें तो वो उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लीगल लिमिट्स जो होती हैं स्टेट की, उसको हम बाउंड्री बोल सकते हैं। और बाउंड्रीज जो होती हैं वो लीनियर होती हैं, लेकिन फ्रंटियर्स उसके कंट्रास्ट में जोनल होते हैं। फ्रंटियर्स जो होते हैं ट्रेडिशनली ट्रांजिशनल जोन होते हैं बिटवीन डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन। और उसके कंपैरिजन में बात करें बाउंड्रीज की, तो बाउंड्रीज जो है वो प्योरली पॉलिटिकल होती हैं, उनके ओरिजिन और फंक्शन में। इसलिए हम कह सकते हैं फ्रंटियर्स नेचुरल होते हैं, बाउंड्रीज आर्टिफिशियल होती हैं। और फ्रंटियर्स हिस्टोरिकल हैं। हिस्टोरिकली फ्रंटियर्स जो हैं स्टेट को सेपरेट करते थे। फ्रंटियर्स वो जोन होता है जहाँ पे कोई भी स्टेट कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करता है। फ्रंटियर्स जो होते हैं वो टेंजिबल ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं। बाउंड्रीज थिन होती हैं, इनविजिबल होती हैं, इमेजिन्ड लाइंस होती हैं। अब प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम में बाउंड्रीज ने पूरी तरह से फ्रंटियर्स को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन अभी भी अंटार्कटिका और अरेबियन पेनिनसुला ऐसे प्लेसेस हैं पूरे ग्लोब में जहाँ पे आपको फ्रंटियर्स देखने को मिलते हैं। उसका एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया जो है वो कतर, यूएई, ओमान एंड यमन से वो सेपरेट होता है फ्रंटियर्स के तौर पे। उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, यमन बाई फ्रंटियर्स वो सेपरेट होते हैं वहाँ से। बाउंड्रीज फिजिकल या कल्चरल भी हो सकती हैं, लेकिन बेस्ट बाउंड्रीज जो होती हैं जिसमें जो भी अफेक्टेड स्टेट है जिनके बीच में वो बाउंड्री खींची गई है जो उस पर अग्री करें। अब बाउंड्रीज का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, बाउंड्री का क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पे कर सकते हैं। पहली मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज होती हैं, दूसरी जेनेटिक बाउंड्रीज होती हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज का फर्दर डिवीजन करें तो उसमें आ जाती है फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज, ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज, एंथ्रोपोजेनिक बाउंड्रीज। फिर सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज। फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज में आ जाते हैं माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स और सी है या डेजर्ट है। तो माउंटेन बाउंड्री सबसे पहले देखते हैं।
माउंटेन बाउंड्रीज में बात करें अगर हम, तो ये इफेक्टिव बाउंड्री सर्व करती हैं क्योंकि ये क्रॉस करने में डिफिकल्ट होती है। ऑल्सो ये परमानेंट होते हैं। एग्जाम्पल है अर्जेंटीना और चिली जो हैं वो एंडीज माउंटेन्स के द्वारा सेपरेट की जाती है। दे हैव हैड डिसएग्रीमेंट्स अबाउट वेयर एग्जैक्टली दैट क्रेस्ट लाइफ। इस वजह से उन दोनों कंट्रीज अर्जेंटीना और चिली में डिफरेंस भी है कि वो जैसे अर्जेंटीना मानता है कि हम यहाँ से क्रेस्ट मानेंगे, चिली मानता है कि नहीं हम दूसरी जगह से क्रेस्ट मानेंगे। अब दूसरा एग्जांपल है डेजर्ट बाउंड्रीज। डेजर्ट जो होते हैं वो स्पार्सली इनहेबिटेड होते हैं और उनको क्रॉस करना काफी कठिन होता है वहाँ के इतने हॉट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। और इस टाइप की बाउंड्री जो है वो अफ्रीका और एशिया में कॉमनली देखने को मिलती है। इसका सहारा एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो सहारा डेजर्ट जो है लिबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट को सेपरेट करता है उनके सदर नेबर्स जो हैं, जो कि मॉरिशियाना, माली, नाइजर, चड रिपब्लिक और सूडान है। अब तीसरा है वाटर बाउंड्रीज। वाटर बाउंड्रीज में हम बात करें तो वाटर बाउंड्रीज में कोई रिवर भी वाटर बाउंड्री के तौर पे काम कर सकती है, लेक भी है, ओशियंस हैं जो बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए यूज होते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखें तो ईस्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें बाउंड्री जो है केन्या, तंजानिया और युगांडा को सेपरेट कर रही है वो लेक विक्टोरिया, जहां से नाइल रिवर निकलती है, वो क्या कहते हैं सेपरेट करता है। लेक विक्टोरिया एज अ बाउंड्री का वर्क करता है वहाँ पे केन्या, तंजानिया और युगांडा में। लेक विक्टोरिया से नाइल रिवर निकलती है जो कि इजिप्ट की लाइफलाइन बोली जाती है। बाउंड्रीज जो है टिपिकली मिडिल ऑफ द वाटर, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं है। वाटर बाउंड्रीज जो है वो डिफिकल्टीज भी कॉज कर सकती हैं क्योंकि कोई भी अगर रिवर है, रिवर अपना कोर्स जो है, अपना बहने का जो उसका रास्ता है वो टाइम टू टाइम वो बदलती रहती है। तो इसकी वजह से डिस्प्यूट, बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं, पॉलिटिकल टेंशन अराइज होते हैं। इसका सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको के बीच में जो रिवर बाउंड्री है, रियो ग्रैंड रिवर। रियो ग्रैंड रिवर अपना क्या कहते हैं 4 सेंटीमीटर वापस चेंज करती जा रही है और कोर्स ऐसे चेंज करती जा रही है जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को फायदा हो रहा है, टेरिटरी उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है और जो मेक्सिको की लैंड है वो एंक्रोच करती जा रही है। तो ऐसे कोर्स चेंज कर रही है। इस वजह से ये वहाँ पे उस एरिया में ये पॉलिटिकल टेंशन का इस वजह से माहौल है, डिस्प्यूट का ये इशू है मेक्सिको और यूएस में। ओशियन बाउंड्रीज भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मोस्ट स्टेट्स क्लेम द बाउंड्री इज नॉट एट द कोस्ट लाइन बट आउट एट सी। अब ओशियन की बात करें तो ओशियन में बाउंड्री जोन्स डिवाइड करे गए हैं। इंटरनेशनली 5 बाउंड्री जोन्स होते हैं हर कंट्री। तो लैंड से स्टार्ट लेके सी तक का, उसमें इंटरनल वाटर जोन होता है, टेरिस्ट्रियल जोन होता है, कंटिन्यूस जोन होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जोन होता है, हाई सी जोन होता है। अब इंटरनल वाटर जोन की बात करें तो ये जोन जो है वो जहाँ पे एस्चुरीज, लगून्स, बेस जो होते हैं, बे ऑफ बंगाल, वो टेरिटोरियल सी वहां तक माना जाता है। फिर टेरिस्ट्रियल जोन आता है उसके आगे। इस बेल्ट में जो होता है सी के आउटर बेल्ट की आउटर एज लिमिट तक जो संप्रभुता सोवरेनिटी होती है उस स्टेट की वो मानी जाती है। फिर कंटिन्यूस जोन आता है। इस जोन में कोई भी स्टेट जो है अगर दूसरी टेरिटरी का कोई भी शिप या वो आ जाती है तो उसको क्लेम कर सकता है, तो उससे चार्ज लेता है, उससे अपना क्लेम बताता है कि ये वहां तक उसका कंट्रोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना कंट्रोल दिखाता है और वहां से अपना उनसे कुछ टैक्स ले सकता है कि आप इस टेरिटरी में आने के लिए आप ये टैक्स देंगे। फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जोन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जोन फोर्थ है। इन दिस जोन द कोस्टल स्टेट हैव द राइट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट मिनरल वेल्थ ऑफ दिस। यहाँ पे जैसे कि ऑयल, हम लोग ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, उस सबको यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ओशियन सी फ्लोर या ओशियन बेड के उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। फिर लास्ट आता है हाई सी जोन। ये जोन किसी के भी पोजीशन में नहीं आता है, इस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पे हर स्टेट का राइट होता है फ्रीली नेविगेट करने के लिए। यहाँ पे फ्रीली एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं, सबमरीन केबल्स ले कर सकते हैं ऑन द फ्लोर एंड रिसर्च कंडक्ट।
और वाटर बाउंड्रीज की जरूरी नहीं, बाउंड्रीज जो है वो इंटरनेशनल होती हैं, नेशनल भी होती हैं, एट स्टेट लेवल भी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होती है। फिर सेकंड है जेनेटिक बाउंड्री, मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज की है। सेकंड है जेनेटिक बाउंड्री। जेनेटिक बाउंड्री हार्टसोन के हिसाब से जेनेटिक बाउंड्री जो है स्टेट के कल्चरल लैंडस्केप के रेफरेंस में जेनेटिक बाउंड्रीज की बात होती है, जिनकी सोवरेंटी ये डिफाइन करती है, डिलिमिट करती है, सेपरेट करती है। अब जेनेटिक बाउंड्रीज को भी हार्टसोन ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। एंटीसीडेंट बाउंड्रीज वो होती हैं जो कल्चरल लैंडस्केप के डेवलपमेंट से पहले खींची जा चुकी। एग्जाम्पल है कनाडा एंड अलास्का। फिर सेकंड है सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज होती हैं कल्चरल लैंडस्केप के डेवलपमेंट के बाद में डिमार्केट की गई। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया और पाकिस्तान या रोमानिया या हंगरी। इंडिया पाकिस्तान में कल्चरल, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान पहले पूरा एक ही रीजन था, पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन वहाँ के जो कल्चर, यहाँ पे जो कल्चर है देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ कल्चर वहाँ पे भी देखने को मिलता है। दोनों था तो पूरा एक पार्ट था, लेकिन अब जब बाउंड्री बना दी गई तो वो कल्चरल लैंडस्केप पे यहाँ पे कल्चरल जो है वो कल्चरल लैंडस्केप डेवलप हो गया। उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री डिमार्केट की। फिर आती है सुपर इम्पोज बाउंड्री। लाइक सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज की तरह ये कल्चरल सोशियो कल्चरल उसको डिफरेंशिएट नहीं करती है, ना ही म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिमार्केट की जाती है। ये सुपर इम्पोज बाउंड्रीज, जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री के द्वारा दो स्टेट्स के बीच में मतलब सुपर इम्पोज के ऊपर फोर्सफुली खींची जाती है। और एग्जाम्पल है इसका अफ्रीका। अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे जो भी स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज हैं वो, जैसे कि आप देखें लैंडलॉकनेस की अभी हम पहले बात कर रहे थे, वो यूरोपियन इंपीरियल कॉलोनियलिज्म की वजह से था। तो उन लोगों ने खींची थी कि ये गाम्बिया है, कॉन्गो रिपब्लिक है, तो इसकी बाउंड्री यहाँ से है, इसकी बाउंड्री यहाँ से। फिर आता है कॉन्सिक्वेंट बाउंड्री। ये फिजिकल बाउंड्रीज हैं जो कि फिजिकल और कल्चरल फीचर्स के बेसिस पे डिफाइन की जाती है। फिर रिलेट बाउंड्रीज आती हैं। Such boundaries came into existence when a small state is merged into a big state. कोई भी small state big state में merge हो जाता है तब ये boundary। एग्जाम्पल ये है ओल्ड, जैसे जर्मनी और रशिया के बीच जो ओल्ड बाउंड्री सब फ्रंटियर्स की बात थी। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी को में स्कूल्स। पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए कुछ स्कूल जो डेवलप किए गए, इसमें 3 मेन स्कूल्स हैं। तो पहला है पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल, दूसरा है पॉलिटिकल इकोलॉजिकल स्कूल, तीसरा है ऑर्गेनिस्मिक स्कूल। तो पहला पॉलिटिकल लैंडस्केप स्कूल में हम लोग एरिया के बेसिस पे, टर्मिनल एलिमेंट्स के बेसिस पे, इंटरनल और एक्सटर्नल पैटर्न जो है स्टेट का उसके बेसिस पे हम लोग सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करते हैं पॉलिटिकल। दूसरा है पॉलिटिकल इकोलॉजिकल स्कूल, इनमें ह्यूमन ग्रुप हो गया, इकोनॉमी एडजस्टमेंट हो गया, एरिया कंट्रोलिंग में बॉर्डर डिलिमिटेशन हो गया, एक्सटर्नल अरेंजमेंट जो हो गए, इनके बेसिस पे हम लोग सब्जेक्ट मैटर पॉलिटिकल ज्योग्राफी का उसको स्टडी करते हैं। और तीसरा है ऑर्गेनिस्मिक स्कूल। ऑर्गेनिस्मिक स्कूल में फिजिकल प्रॉपर्टीज उस एरिया की, पॉलिटिकल एरिया की जो एनाटॉमी है उसको, वहाँ के लोग जो है रेशियल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल रेसेस में फिर सब ट्राइब्स आते हैं, एथनिसिटी वहाँ की, उनके बेसिस पे, और इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन एरिया ऑर्गेनिज्म उसके बेसिस। अब ऑर्गेनिज्म स्कूल में एक बात है कि फ्रेडरिक रेडजल जो जोग्राफर थे, उन्होंने अपनी बुक क्या कहते हैं लिखी थी, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, जो 1897 में पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने लेबेनफ्रॉम का कॉन्सेप्ट बताया था। लिविंग, लेबेनफ्रॉम मीनिंग होता है लिविंग स्पेस, जो कि कल्चरल ग्रोथ से एक्सप्लिसिटली लिंक्ड था।